प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल एससीआई कृषि संस्थान पे। और मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह। हम आज बात करने वाले हैं इरिगेशन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे हमारा एकेडमिक हो, चाहे हमारा एज वेल एज हमारा कंपटीशन कोई भी हो, तो हमें हर बार इसके कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो हमें बारीकी से पढ़ना होगा। हम इसको लेंदी लेके चलेंगे, नंबर ऑफ लेक्चर भी इसके ज़्यादा होंगे। तो ध्यान रखें, जितना भी मैं पढ़ाऊँ प्लीज़ आपको जो अच्छा लगे उसे नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। और चैनल आपने उम्मीद है सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो हम पॉइंट पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं इरिगेशन, सिंचाई की, ठीक है। तो यहाँ मैं टॉपिक के नाम लिख दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सिंचाई, इसे बोलते हैं इरिगेशन। अब सबसे पहला मेरा प्रश्न आ रहा है आप सभी से, इरिगेशन क्या है या फिर इसकी परिभाषा क्या है। पूरी बात सुनना आप, क्या है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, अदरवाइज परिभाषा क्या है सिंचाई की, बताएं। तो सभी बेसिक जानते हैं कि होता क्या है इरिगेशन। आप जानते हैं किसी खेत में कृत्रिम तरीके से पानी देने को, आर्टिफिशियल वे की बात कर रहा हूं मैं। कोई हमारा फील्ड है, हमारा खेत है, हम जब उसमें कृत्रिम तरीके से ट्यूबवेल के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, बोर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब खेत में पानी देते हैं उसे हम कहते हैं सिंचाई। अब सोचिए बाय द वे, अगर पानी बरस जाए, रेन हो जाए और पानी खेत में भर जाए, वर्षा के पानी अगर खेत में भर जाए, तो उसे आप इरिगेशन नहीं कहेंगे। क्यों? मैंने एक वर्ड यूज किया, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से पानी देना। जी तो नेचुरल हो गया ना, तो इसे इरिगेशन में नहीं शामिल करेंगे, ध्यान रखना। हम चलो अब क्या होता है, हम जब डेफिनेशन भी बनाते हैं तो जरूरी नहीं एक बुक की अपन ने पढ़ी तो वही सही मान लो। और मैंने बोला खेत में कृत्रिम तरीके से पानी देना जरूरी है। आप इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं, खेत में या मृदा में। खेत माने मिट्टी, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए। अरे पानी देंगे तो क्या मेंटेन होगा, नमी होगा ना। तो मृदा में नमी बनाए रखने के लिए। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं पौधों के वृद्धि विकास के लिए दिए गए कृत्रिम पानी को सिंचाई कहते हैं। आप फील्ड के वे में बोल लो, आप मृदा के हिसाब से बोल सकते थे। कई किताब ऐसे बोल रही थी पौधे के वृद्धि विकास के लिए दिए जाने वाले कृत्रिम तरीके से पानी को सिंचाई कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अरे कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, खेत में कृत्रिम तरीके से पानी देना, इसे हम कहते हैं इरिगेशन। सिंपल सी बात है। तो ये इसकी हो गई परिभाषा। अब हमारा प्रश्न ये आ रहा है कि पानी क्यों देते हैं, क्यों, वाई, हम खेत में पानी क्यों देते हैं, इसका आंसर हमें पता करना है। तो बच्चों ये बताइए, अगर मैं आपसे बोल दूं, कई बच्चे मुझे, जैसे मैं क्वेश्चन राइज करता हूँ, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर पानी क्यों देते हैं, तो वो अपना लाभ गिनाना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे के विकास के लिए, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, या मतलब कई रीजन उनके आने लगते हैं। भैया आप गलती कर रहे हैं, आप बता रहे हैं लाभ। लाभ में इसके बाद बोलूंगा, लाभ बेनिफिट्स क्या है इसके। बेनिफिट्स नहीं पूछ रहा मैं आपसे अभी, मैं इसके एडवांटेज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं इसके अगर पानी देते क्यों हैं। ये यूं कहें सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई, सिंचाई की आवश्यकता क्यों। तो भैया देखो इसका आंसर क्या मालूम है, इसका आंसर है, देखो आप समझना पूरी बात। अगर आपको मेरी बात सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, अच्छा लगेगा मुझे। सिंचाई की आवश्यकता क्यों, तो बेटा क्यों का आंसर है क्योंकि वर्षा का ना होना, और अगर वर्षा का होना तो समय पर ना होना, इसलिए पानी देते हैं। सिंपल सी बात यह है। अब सोचिए अगर पानी बरसता होता समय से, या समय से पानी बरसता होता और पानी बरसता होता, तो हम क्या पानी देते कृत्रिम तरीके से, नल से, बोर से, ट्यूबवेल से, बोरिंग से? नहीं देते ना, नहर से नहीं देते ना, क्योंकि ऑलरेडी पानी समय से आ गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूं क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि हमारे देश में पानी का नहीं बरसना। अगर नहीं बोल रहे हैं तो समय से नहीं बरसना। मुझे आज पानी की रिक्वायरमेंट है और कल पानी मिले तो ऐसा पानी क्या काम का। अब मालूम पड़ जाए हमें पानी आज चाहिए, 1 महीने बाद वर्षा होने वाली, तो हम उसका वेट करेंगे क्या? नहीं ना, तो हम पानी देंगे। दिस इज इरिगेशन। आवश्यकता इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि सिंचाई का ना होना, और अगर बरसात का ना होना, अगर होना तो समय पर ना होना, इसलिए पानी की आवश्यकता पड़ी। सिंपल। अब मैं आपसे बोलूं इसके लाभ बताएं।
देखो ये चीज कहाँ काम आएगी, आपके एकेडमिक पेपर जो होते हैं 11-12 वहां तो काम आएगा, आप जब बीएससी एजी करेंगे वहां भी काम आएगा, आप उसके और ऊपर लेवल में चले जाएंगे तो लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएंगे। जो अपन लेवल तो स्टार्टिंग लेना पड़ेगा, आप ये मत सोचना कि ये तो हम जानते हैं, बेटा क्या होता है आप जो जानते हैं उसको सुन लेंगे ना तो भी बेनिफिट मिलेगा, क्या मालूम कोई नई चीज आपको मिल जाए। आपका लेवल कोई भी हो, यूजी हो, पीजी हो, फिर भी आप बारी बारी से मेरी वीडियो देखेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से इंक्रीज होगा, मजा आएगा आपको। इसलिए प्लीज ऐसा ना करें कि हमें ये आता है तो हम जानते हैं, ठीक है आई नो दैट आप जानते हैं, फिर भी प्लीज अगर लेक्चर सुन लेंगे तो नुकसान भी नहीं होगा आपका, ठीक है। और जो नहीं आता उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं लाभ क्या है, तो लाभ जब मैं बोलूंगा इसके लाभ बेनिफिट्स क्या है तो कई टाइप के पॉइंट आएंगे, बच्चे रटते हैं कई सारे, यार सोचते हैं हम कैसे याद करें, भैया ये बताइए। मैंने बोल दिया इसके लाभ क्या है तो आप लाभ महसूस करो। हम पानी खेत में दिया माने मिट्टी में गया, और मिट्टी के जितने कार्य हैं सभी मन में बता लो। मिट्टी में नमी बनाए रखना, मिट्टी अगर ऊसर है बंजर है तो उसको सुधार करना, मिट्टी में कोई लाभकारी सूक्ष्म जीव भी होंगे उनके लिए भी लाभकारी है पानी, उनको भी चाहिए पानी। मिट्टी की भौतिक दशा सुधारनी हो, रासायनिक दशा सुधारनी हो, जैविक सुधार करना हो, नमी बनाए रखनी हो, सब में पानी चाहिए। मिट्टी का तापमान कंट्रोल करना हो, पानी चाहिए। माने आप मिट्टी में कितने पॉइंट और बोल सकते हैं, जितने मन में सब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिट्टी में क्या लगे, पौधे लगे हैं, अब वहां भी सिंचाई के द्वारा पानी जा रहा है ना, अब उसके लाभ बोलो 10-12। जड़ों के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए, विकास अच्छा होगा, वृद्धि अच्छी होगी तो उपज अच्छी मिलेगी, उपज अच्छी होगी तो उत्पादन अधिक होगा, उपज अच्छी होगी आपकी। पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे के विकास के लिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधे में श्वसन के लिए, पौधे में रसारोहण के लिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन के लिए। अब पौधे के जितने पॉइंट आपको आ सकते हैं सब में लगा दो, सिंचाई आवश्यकता होती है। श्वसन में नहीं होती क्या, रेस्पिरेशन में नहीं होती क्या, फोटोसिंथेसिस में नहीं होती पानी की आवश्यकता क्या, तो जितने पॉइंट है आप सबको बताइए आराम आराम से। सर्दी में पाला पड़ रहा है, फ्रॉस्ट पड़ रहा है, उसको सुधारने के लिए तो पानी क्या महत्व जब बोल रहे हैं तो इसके 1-2 पॉइंट नहीं होते, आपका जब तक मन चले आप लिखते जाइए, सभी पॉइंट मान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाभ के 1-2 पॉइंट थोड़ी हो सकते हैं, लाभ के सैकड़ों पॉइंट हो सकते हैं। बस आप धैर्य बना के थोड़ा बैठ के तसल्ली से सोचिए कि सिंचाई के लाभ क्या हैं। चाहे पौधे की बात करें, चाहे पत्ती की बात करें, चाहे फल में रस के निर्माण की बात करें, चाहे पौधे की साइज की बात करें, चाहे पौधे में नमी की बात करें, चाहे पौधे में तापमान कंट्रोल की बात करें, चाहे पौधे में तत्वों के परिवहन की बात करें, चाहे मिट्टी में आ जाए, मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीव की बात करें, मिट्टी के सुधार की बात करें, मिट्टी के तापमान की बात करें, मिट्टी में नमी की बात करें, ऊसर मिट्टी सुधारने के उपाय की बात करें, अरे आप किसकी बात करेंगे, सभी में पानी की आवश्यकता है, सभी में सिंचाई के लाभ हैं। तो सीधे लाभ क्या है तो आप 1-2 पॉइंट नहीं बताना, आपके जितने मन में आपका दिमाग जहां तक दौड़ सकता है सभी वो लाभ हैं। मेरा तरीका पढ़ाने का ये है कि आपको मैं जितना बोल रहा हूँ वो आपको तो आए कम से कम, लेकिन उसके सारे आप और भी अच्छा कर सको। दिस इज आपका, ये आपको मोटो होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। खैर अब हम बात कर रहे हैं लाभ, हमने देखा, हमने सिंचाई क्यों करना पड़ती है वो देखा, परिभाषा देखी। अब हम आपके सामने एक प्रश्न ला रहे हैं, आखिरकार सिंचाई में देते क्या है, पानी। अब एक बात सुनना, अगर मैं इसको बोल रहा था इरिगेशन, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इरिगेशन के साथ, कई बार हम ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनो, 2 पॉइंट अच्छे आ रहे हैं आप। अगर मैं सिंचाई जल के साथ या सिंचाई पानी के साथ अगर मैं खेत में उर्वरक दे रहा हूं, कई बार होता है खेत में हम यूरिया लिया हमने, या हमारे पास कोई फर्टिलाइजर है उसको हमने पानी में घोल दिया और सिंचाई पानी के साथ दे दिया, तो पानी देना ऐसे बोलते हैं इरिगेशन। लेकिन पानी के साथ आपने क्या दे दिया, उर्वरक दे दिया ना, अब इसको इरिगेशन नहीं बोलेंगे, दिस इज ए फर्टिगेशन। तो बहुत अच्छा पॉइंट आया, आप इसको जानते ही हैं, आप एक नया पॉइंट यहां सीख गए। फर्टिगेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिगेशन, तो आपने नया नाम बोल दिया। फर्टिगेशन माने सिंचाई जल के साथ, माने उस पानी के साथ उर्वरकों को देना। अब उर्वरक क्या होता है,
आप अभी ये सुन लो कि उर्वरकों का राजा यूरिया है, यूरिया डीएपी आपने सुने तो होंगे, तो उन किसी को भी पानी में घोल के फिर खेत में देना, दिस इज ए फर्टिगेशन, दिस इज ए फर्टिगेशन। ठीक है। अब देखना, हमने कई बार ऐसा भी करे हैं कि सिंचाई जल के साथ जो आपको सिंचाई का पानी है, अगर हम उसके साथ अगर ये दे रहे हैं तो इसे बोलते हैं फर्टिगेशन, उर्वरक दे रहे हैं। तो अगर हम सिंचाई पानी के साथ हर्बिसाइड दवा दे रहे हैं, हर्बिसाइड, अब हर्बिसाइड क्या होती है, इसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। पौधे 3 प्रकार के होते हैं, पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हर्व, एक होते हैं स्रव और एक होते हैं ट्री। पौधे कितने प्रकार के बेटा? 3, हर्व, स्रव, ट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं साख, स्रव को बोलते हैं झाड़ी और ट्री को बोलते हैं पेड़ या पौधा। अब ये 3 जो प्रकार आपने बोले हैं पौधे के, ये किस आधार पे हैं? ये आधार है तने की वृद्धि के आधार पे, तने की कठोरता के आधार पे। आपके हिसाब से झाड़ी आप किसे बोलते थे? किसी को भी झाड़ी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये है तने की वृद्धि, जिसको हम हाथ से तोड़ सकते हैं, जिसका तना मुलायम हो। सभी फसल के तने मुलायम होते हैं, गेहूं, सरसों, चना, मटर, धनिया, आपका टमाटर, आपका गोभी, आपका आलू, आपके जितने भी आप जो बोलो, जिसको हाथ से तोड़ सकते हो, हाथ से तोड़ सकते हैं, इन्हें बोलते हैं साग। तो जितनी फसलें होती हैं वो सागी तो हैं, सब्जियां साग तो है ही, खरपतवार साग तो है ही। अब झाड़ी कौन होता है? झाड़ी भी होते हैं जिनके तने ना तो बहुत मुलायम हो ना बहुत कठोर हो, बीच के हो। बीच के माने जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं फलों की बात कर लूं तो फल तो देखो अधिकतर पेड़ होते हैं, तना कठोर होता है। लेकिन केले की बात करो तो केला, आपने देखा केला, केले के तना खोखला होता है, वो तना थोड़ी होता है। अगर हम टिक भी जाएंगे तो पेड़ गिर जाएगा, इतना मुलायम है। तो वो साग है, केला साग है, पेड़ नहीं है। पपीता दिखा आपने, पपीता तना बहुत कठोर भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि बरगद या आम की पेड़ की तरह हो, और बहुत मुलायम भी नहीं होता, दोनों के बीच का है ना। तो आपको लग तो रहा है आप झाड़ी है, वो आपकी झाड़ी में अभी तक जो मन में चल रहा है झाड़ी माने ऐसा कुछ हो, झाड़ जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। तने के आधार पे बात कर रहे हैं, उसी स्रव है, पपाया स्रव, पपीता झाड़ी है। ठीक है। अब मैं बात कर दूं, जैसे आम का पेड़ हुआ, तना कितना कठोर होता है, तो वो किस में आ गया? पेड़ में आ गया। तो आप कोई भी हो, देखो आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैं चीकू, चीकू क्या? चीकू पेड़ है, संतरा पेड़ है, नींबू झाड़ी है। नींबू का पेड़ देखा आपने, उसका बहुत तना कठोर नहीं होता, वो झाड़ी है। ऐसे मैंने बोला गुलाब झाड़ी है, मैंने बोला आपसे मौसमी पेड़ है, मैंने बोला आपसे अनार पेड़ है, मैंने आपसे बोला कि केला वो साग है, मैंने आपसे बोला कि कोई भी ऐसे चना साग है, चना तोड़ सकते हैं आराम से। अब मेरी बात सुनना, ऐसी दवाएं, अब मैं ये यूज कर रहा हूं खरपतवारों के लिए। अब खरपतवार क्या होते हैं सब जानते हैं, खरपतवार माने वीड, और वीड माने खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हों। आप देख खेत में हम जो सरसों बोते हैं, गेहूं बोते हैं, अगर आप खेत में जाएं तो कई टाइप के अवांछित पौधे उग जाते हैं, वे सभी खरपतवार हैं। एग्जाम्पल अपन कई देखेंगे, नो डाउट, आप तो समझ लो होता क्या है। अब वे खरपतवार जो हैं जो अपने आप उग गए, वो क्या है? इस आधार पे साग है ना, तोड़ सकते हैं आराम से, इनके विशाल वृक्ष तो होते नहीं साग इनके, तो ये साग हैं। तो सभी खरपतवार साग होते हैं, और ऐसी दवाएं जो साग को मारने में काम आएंगी उन्हें बोलते हैं शाकनाशी। उन्हें क्या बोलते? शाकनाशी। ऐसी दवाएं, ऐसे रसायन जो साग को मारेंगे उन्हें बोलते हैं शाकनाशी। शाक माने हर्ब, और नासी को अंग्रेजी में कहते हैं साइड, तो अंग्रेजी में हो गया हर्बिसाइड। हर्ब माने देखो साग, CID, साइड माने नाश करना, मारने वाला रसायन, मारने वाले रसायन माने साइड, तो नाम हो गया मारने वाले रसायन। अब मेरी बात सुन, मेरे पास हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड माने समझे शाकनाशी दवा है, वो साग को मारती हैं जो, उनको मैंने पानी में लिया, घोल दिया, और सिंचाई के साथ मैंने उस पानी के साथ मैंने खेत में दे दिया, तो इरिगेशन तो है ही। अब इसे क्या बोलेंगे जब शाकनाशी दवाएं दे रहे हैं पानी के साथ? तो अब इसे बोलेंगे
हर्विगेशन, क्योंकि आपने खेत में हर्बिसाइड दिया ना पानी के साथ, तो दिस इज ए हर्विगेशन। तो दो शब्द सामने आ गए, व्हाट इज फर्टिगेशन, व्हाट इज हर्विगेशन, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन तो समझ में आई, टॉपिक ही चल रहा है, लेकिन अगर इरिगेशन के साथ हम इस पानी के साथ उर्वरक दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो दिस इज फर्टिगेशन। अगर हम इस पानी के साथ हर्बिसाइड दे रहे हैं, शाकनाशी दवा दे रहे हैं, तो दिस इज ए हर्विगेशन। दो नए शब्द आए, दोनों को ध्यान रखें, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये आ रहा है, आपसे मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि बताएं आखिर सिंचाई में क्या देते हैं। आपने बोला पानी देते हैं, पूरी बात सुनना, सिंचाई में पानी देते हैं, राइट, करेक्ट आंसर। अब इस पानी के लाभ क्या है? तो ये तो भैया वो वाली बात है कि आप सागर की बात पूछ रहे हैं। अरे पानी के महत्व तो कौन नहीं जानता, और पानी के महत्व तो एक दो तो हो नहीं सकते। यूं समझें, पानी के अगर महत्व तो गिनने के आ जाए या पानी के लाभ बोलने को आ जाए, पौधे को हो, चाहे हमें हो, चाहे किसी भी काम से हो, तो असंख्य लाभ हैं। फिर भी मैं आपकी मेमोरी बढ़ा रहा हूं, आप भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पर आप कैसे बताएंगे आप सुन लीजिएगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहा हूं, सब बताने बैठ जाऊंगा तो 1 घंटा पानी के महत्व में हो जाएगा। हम कुछ इंपोर्टेंट बात करें जो पौधों में जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, जल के लाभ। क्वेश्चन क्या आ गया? पानी में हम क्या दे रहे हैं, सिंचाई में क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं ना। तो क्वेश्चन आ गया, बताइए जल के लाभ क्या हैं, या जल की आवश्यकता क्या है, या सिंचाई में जल के महत्व बताएं। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके मेमोरी में ये चीज हो सकती है। अब जल के महत्व बताने हो तो आप बताइए ना आराम आराम से। ऐसे आप बता सकते हैं कि भैया पौधे का 80 to 90% भाग, यूं कहें पौधे का 80 से 90% भाग जल से ही बना है कि नहीं? इंपोर्टेंट बात। और एक प्रोफेसर हक्सले हैं, उन्होंने क्या कहा, वो कथन सुनिएगा। प्रोफेसर हक्सले ने कहा है कि जल को, या उन्होंने कोशिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। साइटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उन्होंने साइटोप्लाज्म को उन्होंने कहा है कि फिजिकल बेसिस है, जीवन का आधार है। अब अभी सोचना पूरी बात, साइटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, और जब साइटोप्लाज्म देखा हमने तो उसमें 95% भाग पानी से बना है। तो ये तो सीधी सीधी वाली बात है। जब आप कह रहे हैं, हक्सली जी कहना चाह रहे थे साइटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार, वो हमने देखा साइटोप्लाज्म में जल है, तो सीधी सीधे बोल देते ना, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। खैर ये तो वैसी बात हुई, पर आप समझे ना कि जीवन का भौतिक आधार साइटोप्लाज्म, उसका भी 95% भाग जल से बना है। अरे भैया पौधे में जो भी क्रियाएं हो, चाहे वो रसारोहण हो, चाहे वो वाष्पोत्सर्जन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हो, अरे किसमें पानी नहीं चाहिए? अरे गर्मी के दिनों में हम तो गर्मी के लिए एसी लगा लेंगे, पंखे लगा लेंगे, गर्मी ज़्यादा है तो छाँव में आ जाएंगे। पौधे कहाँ जाएंगे? पौधे तो ओपन फील्ड में है जहाँ तेज धूप पड़ रही है। सोचिए अगर पानी नहीं होता, अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, आप मानो व्हाट इज वाष्पोत्सर्जन, व्हाट इज ट्रांसपरेशन। तो भैया पौधे पानी को लेते हैं जमीन से, जड़ के माध्यम से, और पत्तियों या पौधे अपनी सतह से भाप के रूप में उड़ा देते हैं, वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। तो पानी का पौधे द्वारा लेकर वाष्प के रूप में उड़ा देना, ऐसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और सोचिए अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, पानी अगर पत्तियों द्वारा नहीं उड़ता, तो सोचिए पौधा जल जाता वहाँ। आपको मालूम है कोई भी अधिकांश सामान्यतः पौधे अपने पूरे पानी का, खींचे गए पानी का 99% पानी उड़ा देते हैं। 99% पानी उड़ा देते हैं, मात्र 1% पानी ही खुद के काम में यूज लेते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई पौधा एक दिन में 1000 लीटर पानी खींचता है, तो यूँ समझ लो उसका 990 माने 99% भाग उड़ा देगा, 1% ही यूज करेगा खुद के लिए। सोचिए पौधे का तापमान कंट्रोल करना कितनी बड़ी भूमिका जल की, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है। अब एक चीज बात सुने, हमने खेत में यूरिया दिया, हमने खेत में उर्वरक दिए, उनमें तत्व है कि नहीं है? अब तत्व पौधे में पहुंचने हैं। अब कैसे पहुंचेंगे? पानी के माध्यम से। पानी के बाद में पानी में घुल के वो जड़ में आएंगे, जड़ से होते होते पूरे पौधे में होकर सभी शाखाओं में जाएंगे। तो माने तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे
में सभी भाग में तत्व किसकी मदद से पहुंचते हैं? जल की मदद से। जिस प्रकार डाकिया होता है ना हमारा, हर जगह चिट्ठी ले जाता है ना, ऐसे ही हमारा डाकिया तत्व कौन है? डाकिया तत्वों का पानी। इसलिए पानी को हम कैरियर भी कहते हैं, कुरियर या कैरियर। कैरियर माने ले जाने वाला। तत्व को कौन ले जाता है पौधों के सभी भाग में? पानी। तो पानी, वाटर कॉल्ड एज ए कैरियर, कैरियर ऑफ एलिमेंट। तत्वों का ले जाने वाला साधन कौन है? पानी। अरे टेम्परेचर हो, चाहे कैरियर वाली बात हो, चाहे कोई भी पौधे में क्रियाएं वाली बात हो, सभी में पानी का बहुत बड़ा महत्व है भैया। अगर हम पानी को और महत्व पे आ जाएं तो 1 घंटा पानी भी हो जाएगा। आप पानी के असंख्य पॉइंट अपने मन से बनाए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा। तो अगर सोचो पानी के महत्व में बताने लग गया तो आपका काम क्या होगा? ठीक है, तो हमने देखा कि सिंचाई किसे कहते हैं। ये 2 टर्म नए आ गए हैं। परिभाषा क्या है? पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, सिंचाई के लाभ क्या है, और सिंचाई में जल की भूमिका क्या है, हमने भी ये देखा है। ठीक है, 1 सेकेंड। अब हम पढ़ रहे हैं कि लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, माने पानी का नुकसान सिंचाई करने के दौरान, या हम यूं कह सकते हैं कि सिंचाई के दौरान पानी की होने वाली हानियां। माने मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि किस किस रूप में पानी का नुकसान होता है। आप बताएं, क्या आप पौधों को पानी जितना देते हैं, ऐसे इरिगेशन में आपने पानी दिया माना कि 100 लीटर, क्या वो पूरा 100 लीटर पानी पौधों को मिल पाता है? नहीं ना, कुछ तो पानी हानि होती है। अब वो पानी की हानि किस किस रूप में होती है, वो कहाँ कहाँ होती है, बात समझे? तो हम पढ़ने वाले हैं पानी की हानि, लॉस ऑफ वाटर, पानी की हानि, हम इसे क्या बोल सकते हैं? लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, सिंचाई करने के दौरान, ध्यान रखना। अब चलो मैं एक काम करता हूं, मैं समझने के लिए इसको एक कुछ डायग्राम फॉर्म में बना लेता हूं। डायग्राम नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, माना कि ये हमारा फील्ड है, मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है किसी को। माना कि सॉइल की लेयर है, ठीक है, और इसमें लगे माना कि पौधे, मान लेते हैं। हालांकि पौधे ऐसे तो नहीं होते, मानने में क्या जा रहा है, अपन को जल्दी बनाना है, माना पड़ा डायग्राम बनाने को लग जाऊंगा तो फिर तो अपन शाम तक ही बैठने वाले हैं। अब देखना, जैसे ही हमने खेत में पानी दिया, पूरी बात सुनना, खेत में क्या दिया हमने? पानी, माने हमने क्या किया? सिंचाई। जैसे ही हमने खेत में पानी दिया, सबसे पहले वो पानी कहाँ गया बताइए भैया? तो आप बोले सबसे पहले पानी आ गया सॉइल में। तो सॉइल में जो पानी आया, आप बताएं, जमीन में आप पानी डाल दें तो क्या वो शाम तक 2 दिन 4 दिन तक पानी वहां रहेगा? नहीं ना, वो भाप बने क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो पहला हानि मालूम पड़ गई। नंबर 1, पानी का मृदा की सतह से भाप बन के उड़ जाना या बाष्प बन के उड़ जाना, वेपर फॉर्म में उड़ जाना, कहां से? मिट्टी से। ध्यान रखना, पौधे की बात नहीं है। जैसी दिया तो उसी समय मिट्टी से या बाद में भी मृदा से पानी की हानि या मृदा से पानी का वाष्प बन के उड़ जाना मृदा की सतह से, इसे बोलते हैं नंबर 1 वाष्पीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एवेपोरेशन। पहला हानि समझ में आ गया, क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। पानी मिट्टी सतह के अलावा चलो कुछ पानी माना रूट्स हैं, कुछ पानी जड़ से होके तने में आया, और जे माना की लीव्स बना दी, जे लीव्स की ऊपरी सतह और जे लीव्स की नीची सतह। तो ऊपरी सतह आप सब जानते हैं, ऊपरी सतह में पत्ती में क्या होता है, सबको मालूम है, स्टोमेटा माने पर्णरंध्र। देखो पूरी बात सुनो, स्टोमेटा पर्णरंध्र, पर्ण माने पत्ती, रंध्र माने पोर, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र, इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा खुलना या बंद होना ये कंट्रोल करता है पोटेशियम, सब जानते हैं पोटेशियम तत्व है। आप ये भी जानते हैं कि स्टोमेटा होते तो जानता कि तने में भी थोड़े बहुत, पत्ती में भी, पूरे में पत्ती में अंतर क्या, ऊपरी सतह पे कम होते हैं थोड़ा
और निचली सतह पे थोड़ा ज्यादा होता है। तभी आपने देखा होगा ऊपरी सतह पत्ती की चिकनी होती है ना, और निचली सतह पत्ती की थोड़ा ठंडी और खुरदरी होगी। इसका मतलब निचली सतह में स्टोमेटा ज्यादा होता है। अब मेरी पूरी बात सुनना, पानी की हानि कहाँ से होती है? आप पौधे से बोल सकते हैं, पौधे में आप मेनली पत्ती से बोल सकते हैं, और पत्ती में मुख्यतः ऊपरी सतह के निचली सतह, मुख्यतः निचली सतह बोल सकते हैं। पूरी बात सुनना। तो पानी का पौधे या पत्ती की निचली सतह से, पानी का पौधे या पत्ती की निचली सतह से भाप बन के उड़ जाना, बाष्प के रूप में उड़ जाना, फ्रॉम लोअर लीफ इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपरेशन। अरे भैया पत्ती से, निचली पत्ती से पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण नहीं, वाष्पीकरण तो मिट्टी की सतह से उड़ रहा था पानी, तो अगर पौधे की सतह से, उसमें भी कहां से? मुख्यतः कहां से? स्टोमेटा से। स्टोमेटा माने पर्णरंध्र, इसे क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। तो इस पे वो भी कहां से? लोअर लीफ से। मेनली कहां से? लोअर लीफ माने पत्ती की निचली सतह से पानी का मुख्यतः भाप बन उड़ना, दिस इज ए वाष्पोत्सर्जन। कौन सा भैया? वाष्पोत्सर्जन बोले तो ट्रांसपायरेशन। तो देखो आपने दो हानि देख ली, कुछ पानी की हानि सिंचाई के दौरान वाष्पीकरण के रूप में हो जाती है, और कुछ हानि पानी की वाष्पोत्सर्जन के रूप में हो जाती है। ठीक, क्लियर? अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सॉइल पढ़ेंगे, तो सॉइल में हम देखेंगे सॉइल में कई लेयर होती हैं छोटी छोटी। अब सॉइल ऐसा तो है नहीं कि पत्थर की नुमा हो, सॉइल में लेयर तो होंगी, महीन महीन लेयर होंगी। अब पानी का, अब देखना, अब पानी का इस लेयर से हो के नीचे जाना, कहाँ जाना? नीचे। कहाँ से होके? इन सतहों से होके नीचे जाना सतहों से होकर, इसे बोलते हैं नंबर 3, इसे बोलते हैं अंतः स्पंदन। क्या बोलते हैं बेटा? अंतः स्पंदन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इनफिल्ट्रेशन। तो भैया ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। कुछ हानि पानी की ऐसे भी होती है, पौधों को नहीं मिल पाया ना, नीचे चला गया ना, और कहां से गया? सतहों से होके नीचे गया, अंतः स्पंदन, इनफिल्ट्रेशन। कुछ हानि ऐसे हो जाती है। चलो और देखते हैं। इसके अलावा अब देखना, जब पानी बरसता गया, स्टार्टिंग में पानी दिया तो धीमे धीमे लेयर से होके जाएगा। अब पानी जा चुका, फिर भी अपने और पानी दिया, अब लेयर से होकर नहीं जाएगा, अब तो सीधे जाएगा ना। अरे भैया गीली सतह पहले होगी, गीली सतह में पानी और डाल दो, गीली थोड़ी होगी, गीली तो पहले है ही। पानी ऑलरेडी जा रहा है इसके द्वारा, उसके बाद ही पानी और दे रहे हैं आप, तो पानी फिर ऐसे सीधे सतहों से नहीं जाएगा, पानी सीधे नीचे जाएगा, सतहों से नहीं जाएगा, पानी सीधे नीचे जाएगा। और पानी का सीधे नीचे चले जाना, आप बताओ जी कैसी गति है? खड़ी है कि लेट के? खड़े में जा रहा है, सीधे जा रहा है, कि ऐसे में जा रहा है? ऐसे में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अगर ऐसे में लेटे में होता, अब देखना पेन में, मैं अभी पेन कैसे पकड़े हूं, अभी ये पेन कैसा है? जो क्षैतिज है। अब कैसा है? खड़ा। खड़ा माने ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। अब कैसा? लेटा। लेटा माने क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। अब मेरी बात सुनना, ये लेटा हुआ है कि खड़ा हुआ है? खड़ा है ना, सीधे नीचे जाना हमें, तो इस गति को बोलते हैं अंतःस्रवण। पानी का सीधे नीचे चले जाना, इसे क्या बोलते हैं बेटा? अंतःस्रवण। अंग्रेजी में कहते हैं परकोलेशन। ये भी गति मालूम पड़ेगी। चलो आज हमें ये तो मालूम पड़ गया कि अंतः स्पंदन और अंतः स्रवण में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर यह है, अंतः स्पंदन में सतहों से होके नीचे जाता है और अंतः स्रवण में सीधे नीचे जाता है। समानता क्या है? दोनों में ही नीचे जाता है। अंतर केवल इतना सतहों से होकर जाना या सीधे जाना, इतना अंतर था बस। हम इस गति को पानी की ऊर्ध्वाधर गति भी कहते हैं, माने वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। जो सीधे खड़े में जा रहा है ना, तो मैं इस गति को, इस परिभाषा को या तो बोल सकता हूँ सीधे नीचे जाना, या मैं बोल सकता था ऊर्ध्वाधर गति। किसकी गति? जो पानी की कि किसकी? पानी की ना, तो मैं बोल सकता था पानी की ऊर्ध्वाधर गति को भी हम अंतःस्रवण कहते हैं। करेक्ट ना? और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखें, अब कुछ हानि पानी की वाष्पीकरण में मिट्टी से हो गई,
कुछ पौधे से हुई, कुछ सतहों से हुई नीचे जाना, कुछ सीधी नीचे जाना। अब और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना, हम कई बार पानी खेत में देते हैं अपने खेत में अपने पौधों के लिए, क्या बहुत सारा पानी रोड पे नहीं बह जाता, अन्य खेत में नहीं चला जाता, क्या वेस्टेज नहीं होता? मैट टूट गई तो पानी बह गया, खराब हो गया, अन्य खेत में चले जाना, धरातल से बह जाना, नहीं होता क्या? तो क्या नुकसान नहीं है क्या? तो इसको भी लिख दो ना। इसको कैसे? अब देखना, चलो एक काम करते हैं। आपने बोला कि पानी का अपने खेत से अन्य खेत में चले जाना, इसे बोलते हैं अपवाह। अपवाह को बोलते हैं रन ऑफ। अपवाह माने रन ऑफ। परिभाषा क्या है? पानी का अपने खेत से अन्य खेत में, यूं कहें धरातल से बह जाना, इसे हम अपवाह रन ऑफ कहते हैं। ये भी नुकसान हुआ ना पानी का? नहीं हुआ क्या? एक और देख लेते हैं, रिसाव। रिसाव को बोलते हैं सीपेज। और रिसाव क्या है? अब देखना, पानी नीचे जा रहा है, क्या पानी नीचे ही जाता है, अगल बगल नहीं जाता? क्या जाता है ना? पानी मूवमेंट नीचे तो होगा, उसके बाद पानी अगल बगल भी मूवमेंट करेगा। तो पानी का अगल बगल की ओर चौतरफा चले जाना, बह जाना, पानी का अगल बगल बह जाना, अपने आगे पीछे चले जाना, दिस इज ए रिसाव, सीपेज। अब मेरी बात सुनना, सीधे नीचे जा रहा है तो आपने बनानी अंतःस्रवण। अब सीधे नहीं जा रहा, वो या तो अगल या बगल, तो क्या बन गया? देखो, ये कैसा पेन हुआ? लेटा हुआ पेन हो गया ना। जैसा हम इसको ऊर्ध्वाधर कह रहे थे इस वाली गति को, तो क्या इस गति को लेटी गति नहीं बोल सकते? क्या इस वाले गति को हम हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते? क्या इसे हम क्षैतिज नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। तो एक काम को लिख देते ना इसको, जैसे ये पानी की ऊर्ध्वाधर गति थी, ऐसे ये पानी की कैसी गति है? ये पानी की क्षैतिज गति है। तो पानी की क्षैतिज गति या पानी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दिस इज ए रिसाव। और पानी की खड़ी गति, ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मूवमेंट इज ए परकोलेशन। पानी के सतहों से नीचे जाना, दिस इज इन्फिल्ट्रेशन। पानी का पौधे की सतह या पत्ती छोड़ जाना, वाष्पोत्सर्जन। पानी का मिट्टी छोड़ना, दिस इज ए वाष्पीकरण। तो 6 तरीके यहाँ हमने देखे जो नुकसान हो रहा है, माने पानी फसल के अलावा इनके द्वारा नुकसान हो रहा है। फसल मिलने के जो अलावा जो नुकसान हो रहा है पानी, वो इन फॉर्म में हुआ होगा। कुछ पानी इससे हानि हुआ होगा, कुछ पानी ऐसे बह गया होगा, कुछ पानी ऐसे नुकसान हो गया होगा। उसके अलावा और तरीके देखते हैं, 6 तरीके। नंबर 7 तरीके यहाँ लिख दो। नंबर 7, अब आपने बोला कि सतहों से होकर नीचे जाना, इन्फिल्ट्रेशन, सीधे नीचे जाना, परकोलेशन। एक बात सुनो, एक शब्द आ रहा है लीचिंग, आपने ऐसा सुना होगा निक्षालन। ध्यान सुनना मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। निक्षालन, इसे कहते हैं लीचिंग। लीचिंग क्या है? तो सुन लो अच्छी तरह से, लीचिंग क्या होता है। भैया हम जब मिट्टी में पानी देते हैं तो पानी कहां जाता है? नीचे जाता है ना। हमने उसमें, अब सुनो, पानी के साथ में और कौन जाते हैं? तत्व भी नीचे जाते हैं। ऐसा हमने यूरिया दिया खेत में, कुछ तत्व उर्वरक दिया, खाद दिया, कुछ भी दिया, अगर पानी नीचे जाएगा तो पानी के साथ वो तत्व भी तो नीचे जाएंगे जमीन के नीचे। तो बस तत्वों का ऊपरी सतह से मिट्टी के निचली सतह में जाना किसके माध्यम से हो रहा है? अपने आप तो हो नहीं सकता, पानी के माध्यम से होगा ना। तो भैया देखो, अकेला पानी ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये हो सकते हैं, अगर ऐसे जा रहा है तो ये, ऐसे जा रहा है तो ये। कई बुक में ये लिखा हुआ है कि पानी के नीचे चले जाना लीचिंग कहलाता, गलत है वहां पे। क्योंकि पानी के नीचे जाना नहीं कहलाता लीचिंग, पानी के साथ तत्वों का नीचे चले जाना कहलाता लीचिंग, निक्षालन। ध्यान रखना, केवल पानी का नहीं, पानी के साथ तत्वों का नीचे चले जाना, इसे कहते हैं निक्षालन, लीचिंग। दोनों बात डिफरेंट थी। आपने बोला पानी के नीचे जाना वो अलग है, लेकिन पानी के साथ तत्वों का नीचे जाना, दिस कॉल्ड एज ए लीचिंग, इसे कहते हैं निक्षालन। तो अब मैं ये बोल दूं निक्षालन से कुछ पानी की हानि होती है तो एकदम ठीक तो नहीं है, पर सुन लेते हैं। चलो, पानी नीचे जा रहा था, पर हकीकत में ये मानो पड़ा पानी नीचे जाना ये हो सकता है, पर पानी के साथ तत्व को जाना ये हो सकता है। चलो मान लेते हैं कुछ हानि लीचिंग से होती है। चलो 7। नंबर 8 यहां लिख देते हैं। नंबर 8 को, खेत में पौधों को पानी दे रहे थे, पौधों के अलावा पानी ऐसे से नुकसान हो रहा था, ठीक है। और अगर खेत में फसल के अलावा खरपतवार उग जाते हैं, अवांछित पौधे उग जाते हैं,
तो भैया कुछ पानी तो उनको भी चाहिए ना, तो ये भी तो नुकसान पानी का है कि नहीं है। खरपतवारों द्वारा कुछ पानी ले लिया जाता है, माने खरपतवारों द्वारा पानी की हानि। तो इस एक पॉइंट को ऐड कर देता हूं मैं, नंबर 8, कुछ पानी की हानि किसके द्वारा हो जाती है? खरपतवारों द्वारा। तो ये जो 8 तरीके मैंने बताए हैं, ये सभी तरीके कौन से हैं? पानी की हानि के। इन तरीकों से सिंचाई के दौरान पानी की कुछ हानि हो जाती है। इन तरीकों से सिंचाई के दौरान पानी की हानि हो जाती है। आप अच्छी तरह स्पष्ट तरीके से देख लें, अच्छी तरह से मन भर लें। फिर भी अगर आपको डाउट होते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊंगा। हम लेवल ले रहे हैं लोअर टू हायर। इंडिया में मैं दावा करता हूँ आने वाले समय में आपका सपोर्ट रहा तो देखो, अगर आप जितना मेहनत करेंगे मेरे लिए, आप शेयर करेंगे, आप सबको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हाँ यहाँ क्लास चल रही हैं, जितना आप मेरे साथ हेल्प करेंगे, जितना आप मोटिवेट करेंगे, यकीन मानना मैं इतनी अच्छी क्लास लेके आपके लिए आऊँगा। आपको आने वाले समय में किसी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। एजी के क्षेत्र की बात करो, स्पेशली पीसीएमबी के लिए टीचर लगाऊंगा नो डाउट, पर हमारा जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा प्रश्न एजी के ही पूछे जाते हैं। यकीन मानना आपको मैं से बाहर नहीं जाने दूंगा। जितने लेक्चर होंगे, आप अगर मन से पढ़ रहे हैं, लेवल चाहे कोई भी हो एग्जामों का, आपको पूरा बनेगा। पर पहले हम स्टार्ट करेंगे लोअर टू हाई। अगर सीधा हाई लेवल कर दिया तो 100 में से जो 30% बच्चे टॉप मोस्ट होते हैं वो तो समझ लेंगे, 70% बच्चों को दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट की है लोअर टू हाई। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो हर लेक्चर में देखिए, बार बार देखिए, एक बार में कोई नहीं आया तो दोबारा देखिए, प्लीज़ ऐसा करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इसके साथ प्लीज़ शेयर करें, जितने ग्रुप आपके हों वहाँ, जितना आप ज़्यादा करेंगे शेयर, जितने बच्चे इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और करेंगे, जितना कमेंट आप करेंगे, जितनी बार लाइक करेंगे, उतना मुझे मजबूती मिलेगी और मैं आपकी क्लास हमेशा लेके आऊँगा। और हो सकता है आज से मैं ये नियम बनाने वाला हूँ, अभी तो क्या एक दिन में एक वीडियो डाल रहा था, हो सकता है आने वाले दिनों में एक दिन में 2 लेक्चर डाला करूँगा, सुबह और शाम दोनों। इससे क्या नंबर ऑफ लेक्चर जितने ज़्यादा बिजी रहें, हमेशा एक लेक्चर खत्म हो गया दूसरा स्टार्ट करो, देखना कोई दिक्कत नहीं है। हम मैथ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।